Good morning to everyone. I am Prem Kaur Patle from KV number 1 Chhindwara. Dear students, today I am here along with the second part of an imperial capital Vijayanagar. Dear students, in this session we will see about the Vijayanagar, the capital and its environs. हम बच्चों विजयनगर की राजधानी और उसके परिप्रदेश के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. एंड दिस सेशन वी विल रीड अबाउट द सिटी. हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो नगर कैसा है था. फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, स्पेशली अबाउट द कमलपुरम टैंक एंड अबाउट द हीरिया कैनल. प्यारे बच्चों, हम वहाँ के जल संपदा के बारे में जानेंगे और जो कमलपुरम जलाशय था, हीरिया नहर था, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. आफ्टर दैट वी विल सी अबाउट द फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन. वहाँ जो किलेबंदियाँ की गई थी उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी. वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग अर्बन कोर, जो शहरी केंद्र था. रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो वहाँ की राजकीय केंद्र थे, उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे. साथ ही हम महानवमी डिब्बा, जो कि एक स्पेशल कंस्ट्रक्शन था, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे. द सिग्निफिकेंस ऑफ महानवमी फेस्टिवल इन द विजयनगर एम्पायर, वहाँ महानवमी फेस्टिवल को किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था और उसका क्या सिग्निफिकेंस थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे. और हम देखेंगे अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर्स. राजकीय केंद्र में जो अन्य भवन थे, जैसे कि हम लोटस के बारे में जानेंगे, लोटस बिल्डिंग के बारे में जानेंगे, और एक हज़ारा टेम्पल के बारे में भी हम इसमें इंफॉर्मेशन गेन करेंगे. सो फर्स्टली I want to start with about the city. Dear students, several travelers visited the city and wrote about Vijayanagar. Italian traders named Niccolo di Conti, Persian ambassador Abdul Razak, and a merchant named Abnasil Nikitin from Russia, all of whom visited in city in 15th century. प्यारे बच्चों, निकोलो द कांति नामक इतालवी व्यापारी अब्दुल रज्जाक, जिसको कि फारस के राजा ने दूध बनाकर भेजा था, अफानासी निकेतन, जो रूस से आया था, ये सभी 15वीं शताब्दी में विजयनगर शहर की यात्रा की. इसके अलावा दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेज एंड फर्नानो नूनी, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, उन्होंने भी इस शहर के बारे में काफ़ी सारी जानकारियाँ प्रदान किया. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी द मैप ऑफ विजयनगर सिटी. ओके, आप इस विजयनगर के इस मैप को देख सकते हैं, जिसमें आप देखिएगा यहाँ पर ये हम्पी आपको दिखाई दे रहा होगा. ये रॉयल सेंटर है, ये सेक्रेड सेंटर है, ये अर्बन कोर है. हम ये सभी इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. रॉयल सेंटर, अर्बन कोर, सेक्रेड सेंटर. ठीक, तो इस तरह से ये विजयनगर का एक प्रकार से मैप है. हम्पी स्पेशली आप इस पार्ट में देख सकते हैं. हम्पी अभी मैंने जो आपको सर्कल करके बतलाया था, हम्पी जो है ये वाला हिस्सा है. विजयनगर एक ये पूरा वास्ट एम्पायर है, उसमें एक हिस्से में आपको ये हम्पी दिखाई दे रहा है. नाउ वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाटर रिसोर्सेज ऑफ विजयनगर एम्पायर. हम विजयनगर एम्पायर की जल संपदा के बारे में जानेंगे. द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर अबाउट द लोकेशन ऑफ विजयनगर इज द नेचुरल बेसिन फाउंड बाय द रिवर तुंगभद्रा, विच फ्लोज इन द नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन. प्यारे बच्चों, विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति है, उस विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ पर एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण किया गया है, और यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है. ठीक, दिस सराउंडिंग लैंडस्केप इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टनिंग ग्रेनाइट हिल्स दैट सीम टू फॉर्म अ girdle अराउंड द सिटी. आसपास का जो भूदृश्य है वो रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है,
और ये चारों तरफ करधनी का निर्माण करती हुई सी प्रतीत होती है। A number of streams flow down to the river from these rocky outcrops. ये पहाड़ियों से कई सारी जलधाराएं आकर के नदी में मिलती है, तुंगभद्रा नदी में, और यहाँ से होते हुए आगे बढ़ती है। In almost all cases, embankments were built along this stream to create reservoirs of varying size. बच्चों, ये जो सभी धारा हैं एक साथ बांध बना करके अलग अलग आकार का हौज बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ से चूँकि प्रायद्वीप में सबसे जो एरिड जोन था, एज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एरिड जोन ऑफ द पेनिनसुला, ओके, elaborate arrangements had to be made or to store rain water and conduct it to the city. यहाँ एक तो ये एरिड जोन था, एरिड जोन में जितनी भी धाराएं बहती थी उन सबको बांध करके अलग अलग आकार के हौज बना लिए गए, जलाशय बना लिए गए। और ऐसे ही हौज में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, सबसे महत्वपूर्ण था, 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में तैयार किया गया कमलपुरम जलाशय। The most important such tank was built in the early year of the 15th century and is now called Kamalpuram tank. Water from this tank not only irrigated fields nearby but also conducted through a channel to a royal center. बेटा, ये जो कमलपुरम जलाशय था, इसमें महत्वपूर्ण है ना कि भाई वाटर रिसोर्सेज में वहाँ कोई इम्पोर्टेंट जो एम्बैंकमेंट्स जो थे उनमें क्या था, तो कमलापुरम था। और उसकी खास बात ये थी कि केवल इसके पानी को खेतों में नहीं सींचा जाता था, खेतों में तो सींचा जाता था, बल्कि इसके अलावा एक नहर के माध्यम से इसको रॉयल सेंटर तक ले जाया जाता था। ठीक, ये कमलपुरम टैंक का आप इमेज देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ये कमलपुरम टैंक बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये नो फीचर्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है बेटा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर वर्क्स टू बी सीन अमंग द र्यून इन द हिरिया कैनाल। बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक हिरिया नहर भी था, जिसके आज भग्नावशेष हमें देखने को मिलते हैं। दिस कैनल ड्रीव वाटर फ्रॉम अ डैम अक्रॉस द तुंगभद्रा एंड इरिगेटेड द कल्टिवेटेड वैली दैट सेपरेटेड द सैक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर, एंड दिस वाज apparently built by king of the संगम डायनेस्टी। बच्चों, इस नहर में तुंगभद्रा पर जो बांध बना था उससे पानी लेकर आया जाता था, और इसे जो सैक्रेड सेंटर था, धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली जो घाटी होती थी उसको भी सिंचित करने में इसका प्रयोग किया जाता था। सैक्रेड सेंटर आपने मैप में देखा होगा जो आपके पेज नंबर 176 में है, वहाँ सैक्रेड सेंटर और अर्बन कोर ये दोनों अलग अलग हैं, और उनको डिवाइड करती हुई जो वैली है उसके कल्टिवेटेड वैली उसको भी इरिगेट किया जाता था। एंड दिस वाज अपेरेंटली बिल्ट बाय किंग्स ऑफ संगम डायनेस्टी, और संभवतः इसका निर्माण संगम डायनेस्टी के राजाओं ने करवाया था। ठीक, नाउ वी विल सी अबाउट द फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन। बच्चों, अब हम इसके जो किलेबंद किए गए थे, किलेबंदियाँ की गई थी, उसके बारे में जानेंगे। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है अब्दुल रज्जाक जैसे लोगों ने भी कलेक्ट किए थी। द अकाउंट्स ऑफ अब्दुल रज्जाक अबाउट द वॉल वॉज ऑफ द विजयनगर एम्पायर। अब्दुल रज्जाक वॉज एन एम्बेसडर सेंट बाय द रूलर ऑफ पर्शिया टू कालीकट इन 15th century. Before this, we examine the different part of the city in detail. Let us look at what enclosed them all. इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन अध्ययन करें, हमें उसके किलेबंदियों की जो दीवारें थी उस पर नज़र जरूर डालनी चाहिए। अब्दुल रज़ाक, an ambassador sent by the ruler of Persia to Calicut in 15th century, was greatly impressed by the fortifications and mentioned 7 lines of forts. बच्चों, जो 15वीं शताब्दी में फारस के राजा के द्वारा कालीकट भेजा गया एक दूत जिसका नाम अब्दुल रज्जाक था, वो किलेबंदी फोर्टिफिकेशन से बड़ा इम्प्रेस हुआ, और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। जो 7 लेवल पर फोर्टिफिकेशन किया गया था उसको उसने उल्लेखित किया। दिस एनसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी बट आल्सो इट्स एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट। इसमें खास बात ये थी कि केवल इसने शहरों को ही नहीं बल्कि जो कृषि के लिए प्रयुक्त क्षेत्र था
उसको भी घेर लिया था और इसके अलावा जंगलों को भी घेरा गया था। द आउटरमोस्ट वॉल The outermost wall linked the hills surrounding the city and masonry construction was slightly tapered. No mortar or cementing agent was employed anywhere in the construction. बच्चों, इसकी खास बात ये थी कि विशाल राजगिरी संरचना से जो थोड़ी सी सुंडाकार होती थी उससे बनी हुई थी और इसमें किसी भी प्रकार के गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। और जो पत्थर थे इसके वो फनाकार थे, ठीक है, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। भाई आप किसी भी प्रकार का सीमेंट का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो किस तरह से टिके रहेंगे। तो एक फनाकार आकार होता है, फनाकार, उसके तहत आपस में पत्थरों को जोड़ जोड़ करके तैयार किया जाता है। और दीवारों के अंदर का जो भाग था वो मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था, ठीक है। और वर्गाकार और आयताकार जो बुर्ज था वो बाहर की ओर निकले हुए थे। स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर बेस्टियंस प्रोजेक्टेड आउटवर्ड्स, ताकि किसी प्रकार का उसमें कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट न हो सके। द मोस्ट सिग्निफिकेंट अबाउट दिस फोर्टिफिकेशन इज दैट इट एनक्लोज्ड एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज़ाक नोटेड दैट, अब्दुल रज़ाक इससे बड़ा प्रभावित हुआ कि भाई किसी शहर का फोर्टिफिकेशन किया जा सकता है, किसी स्पेशल सेक्रेट एरिया का को क्लोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ तो एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स को भी इनकॉर्पोरेट किया गया। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल ट्रैक्ट्स, okay, this was the most important feature of the Vijayanagar fortification because the ruler were well prepared to face the sieges and its consequences। इसका कारण ये था बच्चों कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो किसी प्रकार के घेराबंदी को, ठीक है, उसको फेस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एंड अब्दुल रज़ाक नोटेड दैट बिटवीन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वॉल देयर आर कल्टिवेटेड फील्ड्स, गार्डन्स एंड हाउसेस। ये उसकी खास बात यही थी कि अब्दुल रज़ाक ये लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवार के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास शुरू करते हैं बाहर से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रेसिडेंशियल एरिया तक आते तक। तो इस तरह का फोर्टिफिकेशन उसमें किया गया था। अब इसमें हमारा एक क्वेश्चन है, अपने क्वेश्चन क्रिएट होता है फीचर्स ऑफ फोर्टिफिकेशन में कि वाई द एग्रीकल्चरल लैंड वर इनकॉर्पोरेटेड विद इन द फोर्टिफाइड एरिया, कि भाई जो फोर्टिफाइड एरिया था उसमें एग्रीकल्चरल लैंड को भी क्यों शामिल किया गया था। तो देयर वर सम कॉजेज बिहाइंड दैट। ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीजेस वाज टू स्टाव एंड डिफेंडर्स इनटू सबमिशन। बच्चों, अक्सर मध्यकालीन स्थिति में घेराबंदी की जाती थी, किसी पूरे राज्य को ही घेर लिया जाता था ताकि वो बाहर ना निकल सके। अगर वो बाहर कब निकल सकता था, जब उसके पास खाने पीने की वस्तुएं खत्म हो जाए, उसकी ज़रूरतों की वस्तुओं की कमी हो जाए। तो एक प्रकार से क्या होता था, जब खाद्य सामग्री खत्म हो जाती थी तो उसे समर्पण करना होता था, है ना। सीजेस वाज टू स्टार द डिफेंडर टू सबमिशन एंड दिस सीजेस कुड कंटिन्यू फॉर मंथ्स। ये सीजेस जो थे, ये घेराबंदियाँ जो थी बेटा महीनों चल सकती थी, एंड समटाइम्स इवन ईयर्स, और कभी कभी तो महीनों तक चल सकती थी, ठीक है। तो आमतौर पर जो शासक होते थे ऐसी परिस्थितियों निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही, है ना, विशाल अन्नागारों को का निर्माण करते थे। गोडाउंस, ग्रेनरीज का, लार्ज ग्रेनरीज को वहीं पर वो तैयार करवा लेते। रूलर्स वर रेडी टू फेस इट विथ प्रॉपर अरेंजमेंट्स बाय बिल्डिंग लार्ज ग्रेनरीज विद इन फोर्टिफाइड एरियाज। अन्नागारों का निर्माण करवा लेते थे ताकि हमें बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही न पड़े। And the rulers of Vijayanagar adopted a more expensive and elaborated method to protecting the agricultural belt itself by incorporating agricultural tracts in the fort। बच्चों, विजयनगर शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को उन्होंने अपनाया था। The fort was entered through well guarded gates। जब ये अब उसके एक दूसरे स्पेशल फीचर्स को बतलाता है कि जब आप शहर के अंदर प्रवेश करते हैं तो
ये बहुत ही सुरक्षित प्रवेश द्वारों के माध्यम से शहरों के मुख्य सड़क को जोड़ता हुआ जो रास्ता है वो आपको दुर्ग में प्रवेश करवाता है। यानी दुर्ग में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो एक सुरक्षित प्रवेश द्वार के माध्यम से जाएंगे, और जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे ये प्रवेश द्वार। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव आर्किटेक्चर फीचर्स दैट ऑफन डिफाइंड द स्ट्रक्चर टू विच दे रेगुलेटेड एक्सेस। ये प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे और अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। The arc of the gate on the gateway leading into the fortified settlement as well as the dome over the gate are regarded a typical feature of the architecture introduced by Turkish Sultan। किलेबंद बस्तियों में जाने के लिए जो प्रवेश द्वार पर मेहराब बनी हुई होती थी, साथ ही द्वार के ऊपर गुंबद बने हुए होते थे, ये जो स्थापत्य के जो चारित्रिक तत्व थे ये माना जाता है कि वो तुर्की सुल्तानों के द्वारा दिए गए थे। और जो कला इतिहासकार है बच्चों, आर्ट हिस्टोरियंस रिफर्स टू दिस स्टाइल एज इंडो इस्लामिक। जो कला इतिहासकार हैं वो इस शैली को इंडो इस्लामिक कहते हैं, क्योंकि इसका विकास जो है विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ, इसलिए इसको इंडो इस्लामिक कहा गया। हिंद इस्लामी परंपरा के आधार पर तैयार की गई ये स्थापत्य कला दिखाई देती है। अगर हम बात करें उनके रोड्स के बारे में, तो ये जो रोड है पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहाँ से बाहर जाने वाली सड़कों का भी अध्ययन किया। आर्कियोलॉजिस्ट हैव स्टडीड रोड विद इन द सिटी एंड दोज लीडिंग आउट फ्रॉम इट। जो अंदर की ओर जा रही है और जो बाहर की ओर आ रही है उसका अध्ययन किया। इनकी पहचान जो है प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण से और फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई। यहाँ फर्श वाली सड़कें पाई जाती थी और इस सड़कें जो सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। ठीक है, रोड्स जनरली वाउंड अराउंड थ्रू द वैलीज एंड अवॉइडिंग रॉकी टेरेन। ये पहाड़ी एरिया से भूभाग से बच करके घाटियों से होकर के इधर उधर घूमती हुई बनाई गई थी। और सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, और इनके दोनों ओर क्या थे, बाजार थे। अच्छा, ये जो महत्वपूर्ण सड़कों में से जो कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से भी आगे बढ़ी थी, ये सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड्स एक्सटेंडेड फ्रॉम टेम्पल गेटवेज, ओके, एंड वर लाइंड बाय बाजार्स। मंदिरों के सामने से निकलती हुई और उनके दोनों तरफ क्या थे, बाजार थे। तो ये फोर्टिफिकेशन का फीचर्स थे बेटा, और ये रोड से रिलेटेड ये पैराग्राफ आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देता है कि वहाँ की रोड्स कैसी थी। नाउ वी विल गेट एन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग the urban core. Okay, the archaeologists have studied roads within the city and those leading out from it. Already I have explained about this one. Okay, archaeologists have found fine Chinese porcelain in some areas of the urban core. बच्चों, यहाँ पुरातत्वविदों ने विजयनगर एम्पायर के जो अर्बन कोर वाला एरिया है और उसमें भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, उसमें एक हिस्सा था, उसमें उन्हें चाइनीज़ पोर्कोलेन यानी परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। ठीक है, और इसके आधार पर वो क्या सुझाव देते हैं, दे सजेस्टेड दैट दिस एरिया में हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय रिच ट्रेडर्स। उनका ये मानना है कि इस एरिया में जो विजयनगर एम्पायर के जो अर्बन कोर वाला पार्ट है उसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कैसे लोग रहते थे, रिच ट्रेडर्स रहते थे। क्यों कह रहे हैं ऐसा, क्योंकि उन्हें चाइनीज़ पोर्कोलेन यानी जो परिष्कृत चीनी मिट्टी के जो कुछ उत्पाद मिले हैं, कुछ वस्तुएं मिली है, जिसके आधार पर उन्हें महसूस होता है कि इसका उपयोग तो एक रिच पर्सन ही कर सकते थे। इस आधार पर वो कहते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द urban core and suggests that this area may have been occupied by rich traders. This was also the Muslim residential quarters. बच्चों, यह वो एरिया भी था जहाँ मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी या मुस्लिम रिहायशी एरिया के नाम पर उसके जाना भी जाता था। Tombs and mosques located here have distinctive functions. Their architecture resembles that of the mandaps found in the temple of Hampi. बच्चों, यहाँ स्थित जो मकबरे हैं
और मस्जिदों के में भी आपको विशिष्ट कार्य देखने को मिलते हैं। फिर भी उनका जो स्थापत्य था हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता था। कहने का मतलब यह है कि हम्पी के जो मंडप बने थे उनका जो आर्किटेक्चर था वही आर्किटेक्चर मकबरों में और वहाँ की मस्जिदों के स्पेशल वर्क के तौर पर, स्पेशल डिस्टिंक्टिव फंक्शंस के तौर पर आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज हाउ द 16th century Portuguese traveler Barbosa described the house of ordinary people which have not survived। बच्चों, जो सामान्य लोगों के आवास थे जो अब अस्तित्व में नहीं हैं, उनका 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। किस प्रकार, देखिए। द अदर हाउसेज ऑफ द पीपल आर थैच्ड बट नॉन लेस वेल बिल्ट एंड अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन इन लॉन्ग स्ट्रीट्स विद मैनी ओपन प्लेसेस। कहता है कि लोगों के जो अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। ये इस तरह से सामान्य लोग और व्यवसायी लोगों के बारे में अपनी बातें बतलाता है कि वो वहाँ का जो रोड्स के किनारे उनका जो सेटलमेंट्स थे वो किस तरह के थे, उनका आवास किस तरह का था, इस ओर वो इंडिकेट करता है। अच्छा, इसमें और कुछ सर्वे करने के बाद हमें इंडिकेशंस मिलते हैं कि वहाँ जो कुएँ थे, that wells, rainwater tanks as well as the temple tanks may have served as resources of water to the ordinary town dwellers। ये इस बात की ओर इंगित करते हैं सर्वेक्षण कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। तो जो बरबोसा है पुर्तगाली यात्री, वो वहाँ के लोगों के आवासों के बारे में बतलाता है कि लोगों के आवास छप्पर के हैं, अन्य आवास छप्पर के हैं, पर फिर भी वो सुदृढ़ हैं, ठीक है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। इस तरह से वो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन देता है। डियर स्टूडेंट्स, नाउ we will see about the Royal Center of Vijayanagar. The Royal Center was located in the southern western part of the settlement. It included 60 temples. The patronage of temples was important for rulers because they were trying to establish their authority through the association with the divinities housed in the shrines. बच्चों, जो राजकीय केंद्र है वो बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित था और यहाँ पर लगभग 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित हैं और स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था। क्यों? जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करना, अपनी लेजिटिमेसी को प्रूव करना, इसका वो काम कर सकते थे। देवी देवताओं के मंदिरों को वो ज़्यादा से ज़्यादा पैट्रोनेज प्रोवाइड करते थे ताकि लोग उनसे जुड़े रहें। अबाउट 30 बिल्डिंग्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एट पैलेसेस। बच्चों, लगभग यहाँ 3 संरचनाएं मिली है जिनकी पहचान महलों के रूप में की गई है और ये सभी की सभी बड़ी संरचनाएं थी, ठीक है। दीज आर रिलेटिवली लार्ज स्ट्रक्चर दैट डू नॉट सीम टू हैव बीन एसोसिएटेड विद राइचुअल फंक्शंस। ये इस अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो इस बात की ओर इंगित करती है कि ये अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं थी, ठीक है। वन डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर एंड टेम्पल्स, जो मंदिर थे और जो ये बड़ी संरचनाओं की बात की जा रही, 30 बड़ी संरचनाओं की, उनके बीच बेटा एक ही से अंतर था। वन डिफरेंस बिटवीन दिस स्ट्रक्चर एंड टेम्पल इज दैट द लैटर वर कंस्ट्रक्टेड एंटायरली ऑफ मैशनरी। जो मंदिर था उसकी पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित किया गया था। उसमें उसको तैयार करने के लिए बेहतरीन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया था, जबकि जो दूसरे स्ट्रक्चर्स थे, लार्ज स्ट्रक्चर्स, धर्मेंद्र भवन, उनकी अधिरचना विकारी वस्तुओं से, पेरिशेबल मटेरियल से की गई थी। विकारी वस्तुएं कहा जाता है जिसको, उनसे कर ली गई थी। नाउ डियर स्टूडेंट्स, it is the most important content Mahanavami Dibba, okay, based on the form of the buildings as well as their functions.
Some of the structure have been assigned some names. The King's Palace is the largest of the enclosures but was not used as royal residence. बच्चों, इस क्षेत्र में कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण जो है भवनों के आकार को देख करके किया जाता था और उनके कार्यों के आधार पर भी उनका नामकरण किया जाता था। यहाँ पर एक भवन है राजा का भवन। इसका आंतरिक क्षेत्र काफ़ी विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, नाम ज़रूर है किंग्स पैलेस, लेकिन यहाँ पर उसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि यहाँ पर राजा निवास करता था। इट हैज़ 2 प्लेटफॉर्म। बेटा इसके पास इसके जो हैं 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं। पहला है द ऑडियंस हॉल, सभा मंडप कहते हैं जिसको, और सेकंड है महानवमी डिब्बा। ठीक है, तो फर्स्टली वी विल नो अबाउट द ऑडियंस हॉल. The audience hall is a high platform with slots for wooden pillars at close and regular intervals, and it had a staircase going up to the second floor which rested on these pillars. बच्चों, जो सभा मंडप था एक ऊंचा मंच है जिसके आसपास तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के पिलर यानी स्तंभ बने हुए हैं और स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं। ठीक है, और दूसरी मंजिल पर अगर जाना है तो इन स्तंभों पर जो टिकी थी, दूसरी मंजिल जो इन्हीं स्तंभों पर लकड़ी के स्तंभों पर टिकी थी, उस तक जाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई थी। ठीक है, और स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता था। पास में थे वो लकड़ी के स्तंभ, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किसी प्रयोजन के लिए बनाया गया था। इसका उपयोग किस लिए किया गया था, यह इसका प्रयोजन अभी तक नहीं मिल पाया है। ठीक है, अब हम इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं बेटा। द महानवमी डिब्बा is a massive platform rising from the base of about 11,000 square feet to a height of 40 feet. There is evidence that it supported a wooden structure. The base of the platform is covered with relief carving. बच्चों, जो शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर एक स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय महामंच होता था जो लगभग 11,000 फीट से लेकर के 40 फीट तक की ऊंचाई तक बनाया जाता था। और ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि यह एक लकड़ी की संरचना थी, यह वुडन वर्क था, यह वुडन स्ट्रक्चर था और मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पटा हुआ था। आप अपने बुक की पेज नंबर 180 में इसके इमेजेस को देख सकते हैं। ठीक, अब इन सभी जो महानवमी डिब्बा, बेटा जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया महानवमी डिब्बा और ऑडियंस के बारे में, सभा मंडप के बारे में, ये दोनों ही आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इसके सिग्निफिकेंस, इसके महत्व के बारे में भी हमें जानना बेहद ज़रूरी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ महानवमी फेस्टिवल इन द विजयनगर एम्पायर. The Mahanavami festival was celebrated with great enthusiasm in Vijayanagar Empire. Okay, literally Mahanavami means the great ninth day, 9 day. Mahanavami is a 10-day Hindu festival. आप सभी लोग जानते हैं कि महानवमी जो है वो 10 दिनों का हिंदुओं का त्यौहार के रूप में देखा जाता है। ये कब आता है? ड्यूरिंग सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, ये सितंबर और अक्टूबर के बीच में आता बेटा। एंड नोन वेरियसली एज दशहरा, जो नदर्न पार्ट है इंडिया में उसमें दशहरा भी इसमें सेलिब्रेट किया जाता है। दुर्गा पूजा की अगर हम बात करें तो आप बंगाल में देख सकते हैं। नवरात्रि और महानवमी के नाम से जो है प्रायद्वीपी भारत में इसका नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, नोन वेरियसली एंड नवरात्रि एंड महानवमी इन पेनिनसुलर इंडिया. The Vijayanagar kings displays their prestige, power and sovereignty on this occasion. ये अपने जो विजयनगर किंग्स हैं वो इस पर्व के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा, रुतबा, पावर, ताकत और डोमिनेशन को यानी अधिराज्य का वहाँ पर प्रदर्शन करते थे. The ceremonies performed on the occasion include worship of the image, worship of the state horse and the sacrifice of buffaloes and other animals. बच्चों,
इस अवसर पर यहाँ बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते थे, जैसे कि मूर्ति की पूजा होना, राज्य के अश्व की पूजा होना, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि तक दी जाती थी। ठीक है। यहाँ पर इसके अलावा डांसेस, रेसलिंग मैचेस और प्रोसेसन of caparisoned horses, elephants and chariots and soldiers, as well as ritual presentations before the kings and his guests by the chief nayaks and subordinate kings mark the occasion. बच्चों, इसमें नृत्य होता था, कुश्ती, साज लगे घोड़े, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा निकाली जाती थी। साथ ही प्रमुख नायक और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण होते थे। इन उत्सवों में के गहन सांकेतिक अर्थ भी थे। त्यौहार के अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। ठीक है, एक लाइन से पूरी सेना खड़ी होती थी, फिर राजा उसका निरीक्षण करता था। और इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही नियत कर भी लेकर आते, टैक्स भी वो लेकर के आते थे। नाउ वी विल गेट एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अदर बिल्डिंग्स इन द रॉयल सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन द रॉयल सेंटर इज द लोटस महल। इसमें जो सबसे सुंदर भवनों में से एक था लोटस महल। ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैकेंजी इट मे हैव बीन अ काउंसिल चैम्बर, अ प्लेस वेयर द किंग मीट हिज एडवाइजर्स। मैकेंजी कहता है कि ये जो इतिहासकार हैं इस बात को निश्चित करते हैं कि ये भवन किस कार्य के लिए था, ये उनके मन में बातें उठती थी। तो मैकेंजी ने बतलाया कि जो उसने मानचित्र बनाया था उसके आधार पर यह था कि यह जो लोटस महल है वो एक परिषदीय सदन है, वो एक काउंसिल चैम्बर है जहाँ पर राजा अपने एडवाइजर्स, जो परामर्श देने वाले लोग हैं, उनसे वो मिलता है। तो पहला हो गया बेटा लोटस महल। अदर बिल्डिंग इन रॉयल सेंटर में जो नेक्स्ट है वो है हजारा टेम्पल। वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर ऑफ दिस इज वन नोन एज द हजारा राम टेम्पल। दिस वॉज प्रोबेबली मेंट टू बी यूज ओनली बाय द किंग एंड हिज फैमिली। इसमें जो हजार राम मंदिर है वो एक धार्मिक केंद्र में स्थित है। ठीक है, लेकिन ये राजकीय केंद्र में भी कई सारे ऐसे मंदिरों का निर्माण हुआ था, लेकिन जो हजारा राम मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध और अत्यंत दर्शनीय था और यह संभवतः राजा और उसके परिवार के द्वारा ही उसका प्रयोग किया जाता था। दिस इंक्लूड सीन फ्रॉम रामायण स्कल्प्टेड ऑन द इनर वॉल्स ऑफ द श्राइन। इसमें जो मंदिर की आंतरिक दीवारें हैं उसमें रामायण से कुछ दृश्यांश को शामिल किया गया, उसको यहाँ पर उत्कीर्णित किया गया है। वाइल मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स at Vijayanagar were destroyed when the city was sacked, traditions of building palatial structure were continued by the Nayaks. बच्चों, शहर पर जो आक्रमण हुआ उसके बाद विजयनगर की बहुत सारी जो संरचनाएं थी वो नष्ट हो गई थी, पर जो नायक थे उन्होंने ये महलनुमा संरचनाएं जो थी उसके निर्माण की परंपरा को जारी रखा था और इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में बने हुए हैं। ये आप लोटस टेम्पल, लोटस जो महल है उसको देख सकते हैं और ये हजारा राम टेम्पल है बेटा ये। ठीक है, ये हजारा राम टेम्पल का आपको इमेज जो है देखने को मिल रहा है। ये लोटस टेम्पल नहीं, लोटस महल है। ठीक, ये हजारा राम टेम्पल है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप ये जहाँ लिंक दी जाएगी उसके जस्ट नीचे वाले कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।